हेलो 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 क्लास 10th वालों, क्या हाल चाल है आपका। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ और स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बुक हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, राइटर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर यह चैप्टर आप पढ़ रखे हैं तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हिंदी बुक में, उन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है ना। आप एक बार पढ़ लो मेरे साथ और साथ ही साथ नोट बनाते चलो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लो आप भी, ठीक है। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर पहला है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। विडंबना का मतलब होता है उपहास, मजाक उड़ाना, ठीक है ना। तो लेखक किस उपहास की बात करते हैं, उपहास का स्वरूप क्या है, ये आप हमें बताइए। ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम। लेखक महोदय, लेखक महोदय का मतलब हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक मतलब जो समर्थक है, जो पालने वाला है, जो पालक है, ठीक है। जिसे विडंबना उपहास कहते हैं, ठीक है ना, विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है, ठीक है। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, आप भी मेरे संग पढ़ो। लेखक महोदय, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारणा के समय से ही मनुष्य का पैसा निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक। क्या था पॉइंट नंबर 2। जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तरों के अनुसार ही, यानी गर्भधारणा के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, भले ही अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों न हो। भले ही उसको भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा, ठीक। पॉइंट नंबर 4, जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है, ठीक। अब पॉइंट नंबर 5, जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहरित कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहरित कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। उनका कहना है कि इसमें सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती। तो ये इशारा था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि जातिवाद के पक्षों में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। फिर से पढ़ लेते हैं। जातिवाद के पक्षों में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर उल्लेख ने कई आपत्तियां उठाई है जो चिंतनीय है। पॉइंट नंबर 1, लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा तथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। पॉइंट नंबर 4, आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। लास्ट पॉइंट, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देता है। ठीक है ना। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं की जा सकती है। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपोती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर आगे है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा तथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ फिर से। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती। मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मजबूरी बस जहाँ काम करने वाले का ना दिल लगता है और ना ही दिमाग। कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेखक ने पाठ में किन किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। ठीक है ना। फिर से पढ़ दूँ। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से
जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन शॉट ले करके आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषता को आवश्यक माना है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है और जो लास्ट भी है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। जिसमें पहला पॉइंट है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की वृद्धि हो। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा। समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। पॉइंट नंबर 3 है कि समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक जीवन में अवैध संपर्क के उन अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। इन्हीं गुणों या विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि आपने अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव हो। ये क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 8 तक ही हम बताएंगे। बाकी आगे जो भी क्वेश्चन आंसर है फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में आप ये भी जानते चलिए, तो इस क्वेश्चन आंसर में आप जो भी शब्दार्थ जो शब्द देखा आपने, जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आया, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। विडंबना का मतलब होता है उपहास, ठीक है ना। पोषक का मतलब समर्थक, पालक या फिर पालने वाला। पूर्व निर्धारण का मतलब होता है पहले ही तय कर देना, ठीक है। अकस्मात का मतलब होता है अचानक हो जाना। प्रक्रिया का मतलब होता है किसी काम के होने का ढंग या फिर रीति। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत या फिर उल्टा। स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा। उत्पीड़न का मतलब होता है बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना। उत्पीड़न का मतलब बहुत ही गहरी पीड़ा पहुंचाना। संचारित का मतलब होता है प्रभावित होना। बहुविध का मतलब होता है अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने या फिर क्षमता। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा या बंधुत्व। वांछित का मतलब होता है आकांक्षित, चाहा हुआ, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों से शेयर कर देना, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ ले, लिख ले और याद कर ले, ठीक है ना, अगर क्लास 10th में है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और हो सके तो कमेंट भी कर देना, ठीक है ना। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे।